हे हेलो एवरीवन। आई होप कि आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ थी, 2021 के प्रिट्जकर जो अवार्ड है वो दे दिया गया है। मुझे टाइम मिला, आज थोड़ा संडे खाली हूँ मैं, आज सोचा कि एक वीडियोस के लिए आपको बना के दे देता हूँ। तो खैर आज हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मान के चलो कि अगले 2-3 अटैम्प्ट जो हैं आपके, 2 नाटक के हैं और एक जेई का है, तो उसमें से फुल चांस है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना, काम की चीज़ होने वाली है आपके लिए। और आज हम लोग बात करेंगे कि इंडियन आर्किटेक्चर से रिलेटेड, कि इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, इन फर्म के जो आर्किटेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, काम कैसा करते हैं वे। और हम ये भी चेक करेंगे कि एक दो प्रोजेक्ट और भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर तो आप हैं ही, और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं इस लेक्चर की पीडीएफ शेयर कर दूंगा। खैर देखते हैं, ऐसे आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे पिछले 2 दिन से। जैसे डीजेन का आर्टिकल है, दिस वीक एनईजे इलेक्शन एंड जीन फिलिप वेसल वॉन द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड। प्रिट्जकर के बारे में बात करेंगे, बेसिक जानकारी देखते हैं। दूसरा आर्टिकल है, ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्चर जितने भी ये आर्टिकल्स हैं कहीं ना कहीं के अंदर सेम ही बात की गई है। एक दो 2 दिन आर्टिकल मैंने इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू मैंने कवर किया है, और डीजीएन का है, और एक दो आर्टिकल जो भी देख के क्लब करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ आती है कि हु रिफ्यूजेज टू मैडनेस ऑफ डिमोलिशन। आज की डेट में क्या चल रहा है ना, सब लोग ये सोचते हैं कि सब तोड़ कर नया बनाओ, वी शुड डिमोलिश इट एंड शुड क्रिएट इट। तो अकॉर्डिंग टू दीज आर्किटेक्ट्स, द फिलोसफी ऑफ दीज आर्किटेक्ट, दे आर अगेंस्ट ऑफ इट। बात करेंगे क्यों, इसके बारे में भी देखो, दोनों ही पॉइंट हैं कि सही भी है गलत भी है, बात करेंगे आज, देखते हैं। सो यहाँ पर क्या आता है, आप यहाँ से पढ़ लेना। एन इलेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडर जीन फिलिप वेसल, इन दोनों को प्रिट्जकर अवार्ड मिला है। किस काम के लिए? रेस्पॉन्ड टू द क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल इमरजेंसीज ऑफ अवर टाइम। आज अगर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल इमरजेंसीज तो हैं ही, आप कहीं भी देखो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, इनको डिस्कस कभी करेंगे, टाइम मिलेगा तो मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा इस चीज के ऊपर। लेकिन अगर आप देखा जाए तो आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कार्बन इमिशन, एसएसटी सी सरफेस टेम्परेचर, अल्बीडो टेम्परेचर इंक्रीजिंग, कई सारी चीजें हैं। लेकिन सबके सब किस चीज से रिलेटेड है? इक्वल क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल इमरजेंसी से। तो उनके हिसाब से ऐसा डिजाइन करना चाहिए। ऐसा उनको जो अवार्ड मिला है, जो उन्हें काम रहा है, वो कहीं ना कहीं आज की कंडीशन जो है क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल इमरजेंसीज को रेस्पेक्ट करते हुए और उनको रिस्पॉन्ड करते हुए डिजाइन है। देखते हैं कैसे, ठीक है। फिर ये देखते हैं, द इलेक्शन एंड वेसल प्रोफेशनली मोटो इज सिंपल। उनका जो प्रोफेशनल जो मोटो है उनका सिंपल है कि नेवर डिमोलिश, कोई चीज तोड़ो मत, नेवर रिमूव और रिप्लेस, किसी चीज को आप रिप्लेस मत करो, ना ही उसको हटाओ, हमेशा ऐड करते रहो, ट्रांसफॉर्म एंड रीयूज, और उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो, उसको रीयूज करने की कोशिश करो। जैसे एनी इलेक्शन बोलती हैं कि डिमोलिशन के बारे में, कि लोग डिमोलिशन के बारे में जो प्रमोट करते हैं, इट इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वेस्ट है, ऑफ मटेरियल का वेस्ट है, और हिस्ट्री का वेस्ट है। क्योंकि देखो इस चीज के लिए मैं भी बहुत काफी प्रोटो करता हूँ, एडवोकेट करता हूँ, कि जो हमारी हिस्टोरिकल चीजें होती है ना, हिस्ट्री इज समथिंग विच कम्स विद द टाइम। आप पैसे लगा सकते हो, आप टेक्नोलॉजी लगा सकते हो, लेकिन टाइम को हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मान के चलते हैं लाल किला, रेड फोर्ट इन दिल्ली, उसको तोड़कर दोबारा बनाकर उससे अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू वो नहीं होगी जो आज रेड फोर्ट की है, ताजमहल की है, कोई भी आप बिल्डिंग देख लीजिए जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, बिकॉज हिस्ट्री कम्स विद द टाइम। और टाइम को आप ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, ठीक है। तो उनका मानना है कि इसके अंदर एनर्जी का वेस्ट होता है, मटेरियल का वेस्ट होता है, और हिस्ट्री का वेस्ट होता है। इट इज एन ईजी ऑप्शन, वेरी शॉर्ट टर्म। तो ये बहुत आसान तरीका होता है छोटे काम करने के लिए, ठीक है, इसको तोड़कर बना दो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका इकोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंस, सोशली, इकोनॉमिक्स काफी कुछ मैटर करता है। मोर एवर इट हैज अ नेगेटिव सोशल इंपैक्ट, है ना, पता है कि इसका नुकसान होता है समाज के ऊपर। फॉर अस इट इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस, और उनके लिए ये एक वायलेंस का ही उनको डिमोलिशन इज इक्वल टू वायलेंस फॉर देम, ठीक है। खैर देखते हैं, तो यहाँ पर इनका ट्वीट है, आप देख सकते हैं। यस, फाइनली द प्राइज गोज टू द आर्किटेक्चर फर्म बेस्ट नोन फॉर देयर ब्रिलियंट रीफर्बिशमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। तो ये काम कैसा है इनका, ये जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जो बिल्डिंग एग्जिस्टिंग है, उसको ही थोड़ा चेंज करके एक अच्छा आर्किटेक्चर लेकर आते हैं। दिस इज हाउ वी गेट आर्किटेक्चरल कार्बन इमिशंस अंडर कंट्रोल, लेस डिमोलिशन, लेस न्यू कंस्ट्रक्शन, इपिक सेक्सी रिट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर ये चीज आई है। अब ये आते हैं कि देयर हैज बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेकेड ऑलवेज ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ इट इज नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। तो उनका यही है कि कोई चीज जरूरत नहीं है तो उसको चेंज मत करो, फिक्स करने की जरूरत ही क्या है, सब कुछ सही चल रहा है। तो विद व्हेन दे आस्क अगेन टू रिडिजाइन स्क्वायर, तो यहाँ पर एक है, जैसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा इनके में, ये बोर्डोक्स है, या
फ्रांस में एक सिटी है, सिटी का छोटा पार्ट है. सो द ड्यू टोल्ड द लोकल काउंसिल टू लीव इट अलोन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग पब्लिक मनी. दे रिकमेंडेड स्प्रेडिंग सम ग्रेवल, ऑर्गेनाइजिंग ट्रैफिक एंड लेफ्ट इट एट दैट. तो उनसे बात की गई कि इसको चेंज करना चाहते थे, तो उन्होंने जो रिकमेंड किया कि आप इसको खाली छोड़ दो, ऐसे लीव इट अलोन. आप उसको पब्लिक मनी की वेस्ट करोगे, इससे बेटर है कि थोड़े से ग्रेवल पत्थर डाल दीजिए और ट्रैफिक को रीऑर्गेनाइज करो, जरूरत नहीं. ठीक है. जैसा दूसरी चीज बात करें तो 1960s में इंस्टीट्यूट ऑफ नॉकिंग डाउन, ये क्या था, एक यहाँ पर एक टावर है, इसको बोलते हैं बॉयज दी प्रेत्रे टावर. आई थिंक फ्रेंच में कुछ और प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन आप समझो. तो 1960s के अंदर ये टावर बना था, उसको चेंज करने की बात आई थी. सो इन्होंने क्या किया, फ्रेंच कैपिटल में है, मतलब दैट इज ये पेरिस में होगा. सो लैक्सन एंड वेसल सिंपली एडिड फ्लोर स्पेस ऑन ऑल द साइड ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर. इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बाहर निकाल कर एक बना दिया, कवरिंग द ट्रांसफॉर्म बिल्डिंग इन इंसुलेटिंग ग्लास, और पूरी की पूरी बिल्डिंग को थोड़ा ग्लास लगाकर इंसुलेटिंग बिल्डिंग बना दिया. इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो ये सोच रहे थे कि उसको हम डिमोलिश करके कुछ नया कुछ बनाएंगे, उनका मानना था तोड़ने की जरूरत नहीं है. क्यों, इसके अंदर आपका टाइम, एनर्जी, बिल्डिंग मटेरियल, सोशल इम्पैक्ट, काफी कुछ इफेक्ट होता है. और उनके बाद कैसा लगता है, आज के लेटेस्ट फोटोग्राफ्स हैं, इनको देख लेना. ये प्रोजेक्ट आपको दिखा दूं कहाँ से मिलेंगे, आप खुद भी स्टडी करना चाहते हैं डिटेल में तो आप जाकर कर सकते हैं. ये फिर अगेन उसका आर्टिकल आता है. तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये इंडियन एक्सप्रेस से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है. तो अगर हम बात करें, वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज अ प्राइवेट हाउस इन बॉर्डेaux फ्रांस, कंप्लीटिंग 1993. तो उनका पहला प्रोजेक्ट क्या था, ये था. ये नॉर्मली बनाया था, इसको किसी का था. द लतेपी हाउस फॉर ए कपल एंड देयर 2 चिल्ड्रन हैड टू बी एक्सपेंडेड ऑन ए मिनिमल बजट. वो चाहते थे उसको एक्सपेंड करना, लेकिन बजट की थोड़ी प्रॉब्लम थी. द आर्किटेक्ट ओपन अप द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द हाउस. तो उन्होंने क्या किया, उसके आगे ही, ये तो पुराना था, जो लेटेस्ट डिजाइन है जो इनके मिलने के बाद हुआ. तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ओपन अप द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कवरिंग वन साइड विद ओपेक फाइबर का सीमेंट शीट. तो यहाँ पर फाइबर सीमेंट शीट लगा दी साइड से, एंड द अदर ऑन द गार्डन साइड विद द ट्रांसपेरेंट ऑफ द पॉलीकार्बोनेट शीटिंग टू फॉर्म ए कंजर्वेटरी. तो यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सिस्टम बना के कंजर्वेटरी टाइप का कुछ बना दिया. मीनवाइल दे गिव द फैसाड मूवेबल पैनल्स व्हिच कुड ओपन अप टू द सन एंड सीजन्स, मेकिंग रूम फॉर लाइट. और जो ये पैनल्स हैं ये मूव भी हो सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी लाइटिंग के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, वेंटिलेशन के हिसाब से एडजस्ट किए जा सकते हैं. तो ये चीज़ होती है. अब कोई नॉर्मल आर्किटेक्ट होता है, खासकर इंडियन में जो आर्किटेक्चर करते हैं लोग, देखो प्रॉब्लम है, पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिल्डर्स और आर्किटेक्ट में डिफरेंस होता है. आप अभी छोटे हो, कि जो मेरी ऑडियंस है वो 11-12 के बच्चे ही हैं. कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, वो चीज़ को समझ रहे होंगे कि इंडिया के अंदर क्या है कि आर्किटेक्चर के नाम पर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं. और अगर हम बात करें तो वो आर्किटेक्चर, उसको कम काउंट नहीं कर सकते. हाँ, उसको लोग सोच सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर, लेकिन जो ऐसे जो आर्किटेक्ट जो काम करते हैं उनको ना तो कोई जानता है, उसके छोटे लोकल एरिया में लोग जानते हैं, उनके फ्रेंड्स वगैरह जानते हैं. बट अगर आपको एक रेप्यूटेड आर्किटेक्ट की बात करनी है, तो आपको कोई भी आर्किटेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जो वेल रिकॉग्नाइज्ड हो और वो इस तरह काम करता हो. तो हमेशा कहीं ना कहीं कंजर्वेशन के ऊपर कुछ डिफरेंट चीज ट्राई करने के लिए, अगर आपको ये सोचता है कि कल मैं आर्किटेक्ट बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, देन आई विल एबल टू मेक अपार्टमेंट, तो ये आर्किटेक्चर ऐसा कुछ खास आर्किटेक्चर नहीं है. इसको अगर हम बात करें तो आई कंसिडर एट द बैक स्टेप, बिल्कुल सबसे लास्ट में रखता हूं मैं. कि अगर कोई मुझसे बात करते हैं कि मैंने इतने सारे अपार्टमेंट्स बनाए हैं, ये काम करें, लिटरली मुझे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कि बिकॉज दिस इज नॉट एन आर्किटेक्ट. इसका एक पार्ट, छोटा सा पार्ट है. अगर आप सेम चीज रिपीट कर रहे हो, ऐसा क्या नया चीज कर रहे हो, है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं है. खैर, पैसे हो सकते हैं, पैसे इसमें मिल जाते हैं बिल्डर्स और ये सब चीज़ों में, लेकिन एक एज सच तुम बोलो कि मैं आर्किटेक्चर प्रोफेशन को एंजॉय कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ द फीलिंग, राइट. खैर, लेक्सन एंड वेसल एडमिट दैट दे ऑफन हैव नो आइडिया व्हेन द फिनिश बिल्डिंग. अब उनको पता ही नहीं होता है, कोई प्रोजेक्ट आएगा तो किसी आर्किटेक्ट के साथ भी नहीं ऐसा होता है. अगर आप मेरे पास आएंगे, सर मुझे अपार्टमेंट बनवाना है या फिर एक बिल्डिंग का कोई डिजाइन है, तो मुझे भी थोड़ा ना पता होगा मैं क्या बनाने वाला हूँ. तो सेम चीज़ है, आर रिजल्ट ऑफ देयर इन insistence or reusing what can be saved and trying to waste as little as possible. लेकिन उनका आइडियोलॉजी क्या है कि कोई भी चीज़ अगर उनके पास क्लाइंट आता है तो पहले उसको चेक करते हैं, देखते हैं और ट्राई करते हैं कि जो ऑलरेडी है उसको तोड़कर नया ना बनाया जाए, उसी चीज को हम रीयूज कर सके. दे रिफ्यूज स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिजेक्ट द प्रेशर इम्पोज्ड बाय द स्टीम रोलर ऑफ द मार्केट वैल्यू. तो ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आप सेम काम करते हैं, रिपीट करते हैं, जैसे इंडिया में करते हैं. ये एरिया होगा तो इसका ऐसा कोई डिजाइन बन सकता है, तो मना करते हैं कि ऐसा नहीं. हर प्रोजेक्ट एक बहुत डिफरेंट चीज होती है और हर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट उसके ब्रीफ्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसका डिजाइन जो है उसका सोल्यूशन भी अलग ही निकलता है. द पेयर अवॉइड रेयर एंड एक्सपेंसिव मटेरियल.
वो हमेशा अवॉइड करते हैं कि जो रेयर है और बहुत ज़्यादा महंगा है उसको यूज़ ना करें। द आइडिया ऑफ लग्जरी इज रिलेटेड टू एयर क्वालिटी, द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल लाइट, द सेंस ऑफ फ्रीडम क्रिएटेड बाय द स्पेस। और उनका मानना है कि लग्जरी आपको लेकर आनी है आर्किटेक्चर के अंदर, तो उसके अंदर आपको कुछ प्रीसियस स्टोन, सेमी प्रीसियस मटेरियल, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा महंगा सामान लगा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर लग्जरी लेना चाहते हैं तो लग्जरी का मतलब होना चाहिए एयर क्वालिटी में। जिस बिल्डिंग के अंदर आप एंटर करते हैं वहां पर एयर क्वालिटी हो, वहां पर नेचुरल लाइटिंग का हो, और उसके ऊपर एक आपको फ्रीडम मिले कि आप कहीं पर जा सकते हैं, कंफर्टेबल हो। जैसे आप किसी अच्छे आर्टेट की बिल्डिंग देखेंगे तो आपको ये चीज़ एंटर करते ही फील हो जाएगी। जैसे देखो, आप कोई भी बिल्डिंग देखते हैं, चंडीगढ़ तो खैर मेरा फेवरेट भी है, मैंने काफ़ी डिटेल में स्टडी की है उसके ऊपर। और अगर आप दिल्ली के अंदर देखते हैं, लुटेंस दिल्ली, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो लुटेंस की बिल्डिंग्स है, उसमें जाएंगे तो आपको फील हो जाएगा। और मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर आप दिल्ली में आईएससी जा सकते हैं तो जाकर देखो एक बार। जैसे आप एंटर करोगे एकदम फील आ जाती है कि यार ये डिफरेंट आर्किटेक्चर है। ये ऐसा नहीं है कि जो प्रोजेक्ट हैं या फिर जो आर्किटेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो उनका मानना यही है कि जो एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नेचुरल लाइट अच्छी होनी चाहिए, और उसके अंदर जो होना चाहिए आपको फ्रीडम होनी चाहिए फॉर द स्पेसेस है, ठीक है। यहाँ तक है। अब हम एक बार थोड़ा प्रिट्सकर अवार्ड भी पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने 2-3 वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, ये इसको ऑनर करने के लिए बनाया दिया जाता है लिविंग आर्किटेक्ट, और ये हायत फाउंडेशन का है, जिसके अंदर इसको बोला जाता है नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। तो नोबल जो प्राइज है वो 6 सब्जेक्ट में मिलता है, ऐसे ही आर्किटेक्चर में नहीं मिलता है डायरेक्टली, लेकिन इसको माना जाता है उसकी वैल्यू उसके बराबर ही है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1979 में था। ये ए प्रिट्सकर एंड सिंडी, ये दोनों भाई साहब, मतलब हस्बैंड वाइफ होंगे ऑफ कोर्स, फंडेड बाय द प्रिट्सकर फैमिली, और उनके नाम से ही प्रिट्सकर अवार्ड दिया जाता है। तो उसके अंदर 1 लाख यूएस डॉलर दिए जाते हैं। और बस आपको याद रखना है कि 4 वुमेन्स हैं, तो जो फर्स्ट वुमेन थी जहा थी 2004 के अंदर, और यहाँ पर देख लेना 2010 के अंदर फिर दूसरी वुमेन्स को मिलता है, और बीच में 1-2 को और मिला था, और लास्ट ईयर भी आई थिंक 2 वुमेन थी और एक मैन था, वो चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है उसका फिलहाल। खैर, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक तो मुझे बिल्डिंग अच्छी लगी। तो ये है एक बिल्डिंग, इसको अगर आपने नाम भी नहीं पढ़ा होगा तो आपको बिल्डिंग का डिज़ाइन देखकर लग गया होगा किसकी बिल्डिंग होगी ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये थी साउदर्न फ्रांस, फ्रैंक गरेग ने फिर बिल्डिंग बनाई है, काफ़ी ऐसी है जैसे बनाते हैं वे। तो ये ओपनिंग होने वाली है। इसके बारे में पढ़ना चाहो तो नाम डालना, इसकी ट्विस्टिंग लुमा आल्ट्स टावर, ये भी फ्रांस में ही है। तो अगर देखना चाहो कि उनको जाकर चेक कर सकते हैं। देखो होता क्या है कि इनोवेशन के अंदर बहुत मेहनत लगती है। इनोवेशन का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है। इनोवेशन का मतलब होता है कि कुछ नया करना है। अब कोई इस तरह का अगर हम बात करें, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि स्पेसेस कैसे निकालने हैं, क्या स्टैंडर्डाइजेशन है, कुछ नहीं है। आपने डिज़ाइन बनाया, अब उसको मैनेज करना है कि इसके अंदर वेंटिलेशन कैसा होगा, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, इसके अंदर स्पेसेस कैसे होंगे, क्या ये सस्टेनेबल होगी बिल्डिंग, क्या ये अर्थक्वेक प्रूफ होगी या नहीं होगी। तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए। कहाँ से एंट्री देंगे, कहाँ से सर्विसेज होंगी, कहाँ से स्टेयरकेस होगी, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ से कम्युनिकेशन होगा। तो इन चीज़ों का रहता है। बाकी ये बिल्डिंग देखने में कुछ ऐसी लग रही है तो देख लेना। इनके वैसे प्रोजेक्ट आपको देख कर लग जाते हैं कि कैसे बनाते हैं ये, और ये नॉर्मल बिल्डिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, इंडिया से रिलेटेड, देखो पर्सनली मैं भी इन्हीं की तरह सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ को वेस्ट ना करा जाए, सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। अगर ऐसी बिल्डिंग्स ना बनाई जाएं, अगर एक यूनिट एनर्जी भी थोड़ी सेव हो रही है हमारी, तो उसको वर्कआउट करा जाना चाहिए। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये एक ऐसी चीज़ है जो सभी को इम्पैक्ट करती हैं, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री हो, रिच हो, पुअर हो, आर्किटेक्ट हो, सिटीजन हो, पॉलिटिशियन हो, एवरी पर्सन विल इफेक्ट। अगर हम बात करें कोविड-19 का, तो पैंडेमिक एक जो ये फैला है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न है। एक होता है ना कि ग्रीड ऑफ ह्यूमंस, एक होता है नीड, जरूरत है, और एक ग्रीड होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ग्रीडी है जो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर आप देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन्स आते हैं, अर्बन फ्लड्स इतनी सारी बढ़ गई हैं, देखते हैं हर महीने कहीं ना कहीं नई न्यूज़ मिली जाती है अपने को। तो कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो इसकी वजह से प्रमोटेड हुए हैं। तो हम लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। अब अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो ये है, आपने पता होगा कि पार्लियामेंट बिल्डिंग है, तो ये जो पार्ट है ये ओल्ड पार्लियामेंट है, और जो ये प्रपोज किया गया है। अब बात यही चीज़ आती है कि जो इंडिया की जो सोच है, नॉट
दिस सोच, बट जो यहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से इन मामले में मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय ओपिनियन, कि सही नहीं है। हमें अपनी पूरी हेरिटेज है, बिल्डिंग्स हैं, उनको यूज़ करना चाहिए, उनको कंजर्व करना चाहिए, रादर देन जस्ट नेग्लेक्टिंग देम। ठीक है, तो उसके एक आर्टिकल आपने सुना होगा, ऐसे ही एक आया था IIM अहमदाबाद के ऊपर, क्वेश्चन बना था इस बार, क्योंकि न्यूज़ में था, तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा पकड़ होनी जरूरी है करंट अफेयर्स पे। स्कोर का आर्टिकल है, तो यहाँ पर बोला गया है कि इसको हम डिमोलिश करेंगे, फिर शायद चेंज हो गया है, अभी स्टे कर दिया इस चीज़ के ऊपर। तो थोड़ा हमें अपना आइडिया होना चाहिए, अपना जो भी ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि क्या पुरानी जो आर्किटेक्चर, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो एक एसेट है, क्या हम उसको तोड़कर या फिर उसको डिमोलिश कर कर या रेनोवेट कर कर उसकी पुरानी जो ब्यूटी है उसको ख़त्म कर कर नया कुछ बनाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम नया भी बना रहे हैं बट एट द सेम टाइम वी आर गिविंग रेस्पेक्ट विद द वी आर गिविंग ड्यू रेस्पेक्ट टू दैट स्ट्रक्चर, द बिल्डिंग और दिस प्रोजेक्ट। वो भी जरूरी है, क्योंकि एक बार कोई भी चीज़ डिमोलिश हो जाती है ना, वो वापस नहीं आती है। एक बार हो गया हो गया, वो अलग चीज़ होती है। जैसे आपको, खैर मैं उस चीज़ का नाम यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा मेरे ऊपर, पर आप एक सर्च करना, एक सिटी है पलमायरा, पलमायरा, इसको डिमोलिश कर दिया गया था। असामाजिक तत्व होते हैं कुछ, तो सर्च करना, तो वो चीज़ होती है कि क्या आपकी जो बिल्डिंग है, जो आपका कल्चर था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, वो उसको तोड़ने के बाद वो तो ख़त्म हो गया ना, किसने करा है, आने वाली जनरेशन या हम लोगों के लिए हमें क्या पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। नुकसान तो एक ऐसे ह्यूमैनिटी का ही होता है ना। एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबल कॉमन्स का, एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब होता है कि इसके ऊपर किसी भी एक पर्सन, एक कंट्री या एक इंस्टीट्यूशन का अधिकार नहीं होता है। जैसे हम बात करें इंटरनेट, इंटरनेट को ये नहीं कह सकता है कि इंडिया का इंटरनेट है या फिर दिल्ली का इंटरनेट है या फिर XYZ पर्सन का इंटरनेट है। इट्स कम विद द ग्लोबल कॉमन्स। सेम चीज होती है मून के ऊपर, या स्पेस के बारे में बात करते हैं। मून किसका है? कोई कंट्री का थोड़ा है ना, ये तो पूरी ह्यूमैनिटी का है। सेम चीज आती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनको भी ग्लोबल कॉमन्स की तरह माना जाता है कि ताजमहल जो इंडिया का है, ये इंडिया का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का भी नहीं है। एक ऐसा नहीं कह सकते मुगल आर्किटेक्चर है तो मुगल से ही रिलेटेड है, नहीं। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स, ये पूरी समाज का, पूरी ह्यूमैनिटी का ही वो है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो जो नुकसान हो रहा है उसको पूरा ह्यूमैनिटी के साथ नुकसान ना होकर, मतलब इट इज़ लाइक कि वी शुड टेक केयर ऑफ इट। तो थोड़ा समझना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ को भी ऐसा करना, चेंज करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को भी, कि उनकी वैल्यू करना स्टार्ट करें। जैसे ग्लोबल कॉमन्स के अंदर अंटार्कटिका आता है, ओशियंस आते हैं, अंटार्कटिका, अटलांटिक, पैसिफिक, ये सब ग्लोबल कॉमन्स में आते हैं। हाँ, छोटा सा एरिया होता है नॉर्मली। क्या है, जैसा फॉर एग्जांपल ये अपना इंडिया है ऐसा मान के चलते हैं, तो कुछ ये रेंज होती है, ये रेंज इंडिया के अंदर अंदर आती है, और उसके बियॉन्ड जैसे ये वाला पार्ट है, ये ग्लोबल कॉमन्स में आते हैं। मतलब इसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का अधिकार नहीं होता है। अब ये कितना होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं टेरिशियल सी, फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और एक होता है कंटीजियस जोन के नाम से आता है नॉर्मली इसको। ये होता है टेरिशियल जोन, होता है 12 नॉटिकल माइल, ये होता है 1224 नॉटिकल माइल, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल। ये अलग पॉइंट है, इसको कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो 200 नॉटिकल माइल तक आप बोल सकते हैं इंडिया का अधिकार रहता है, वहाँ पर एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। सेम चीज़ है, कुछ कंट्रीज ज़्यादा दी गई है, कुछ कंट्रीज को कम दी गई है। 200 नॉटिकल माइल्स इज अ स्टैंडर्ड। इंडिया के केस में ये 350 है नॉटिकल माइल्स, बशर्ते कि इसमें एक क्लोज आता है कि अगर आप करना चाहते हैं, अगर एक्सप्लोर ज़्यादा करते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट है, जैसे आपने यहाँ पर रिसोर्सेज मिलते हैं, मरीन रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम है, ये ऐसी कंट्रीज के साथ शेयर करना पड़ेगा जो लैंड लॉक्ड हैं, जैसे नेपाल, भूटान, ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं। तो जो प्रॉफिट इंडिया को 200 से 350 है, उनका प्रॉफिट जो 150 का, वो शेयर करना पड़ेगा। खैर वो अलग चीज़ आती है, तो थोड़ा सा डेविड हो गए हम लोग अपने इस टॉपिक से लास्ट में, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस बात के ऊपर, लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हमारे जो क्रैश कोर्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हैं, हमारे रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होंगी, जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, MCQ सब कुछ होगा, एक्सपर्ट वगैरह चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया। फिर क्रैश कोर्स होता है हमारे, इसके अंदर पूरी शेड्यूल है,
220 to 24 क्लासेस होती हैं, डिपेंड करता है, 1-2 क्लासेस ऊपर नीचे हो जाती है। बाकी ये प्रिंटेड मटेरियल है, 11 बुकलेट आपके घर पर पहुंच जाएंगी। और जो फ़ी है इस मंथ तक, दैट इज़ मार्च तक, वो 15,000 है। उसके बाद आई हैव नो आइडिया कि इन फ्यूचर हम लोगों को लगता है कि बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर हमारी जो कॉस्टिंग ज़्यादा हो रही है, तो अभी तक इस मंथ तक आप 15,000 रुपीज़ के अंदर बुक कर सकते हैं, ऑल इंक्लूडेड। और ये जो ये एक बैच के लिए नहीं है, ये आपका जो नाटक का सेकंड जो अटैम्प्ट होगा तब तक की जितने भी बैचेस होंगे आपको सबके अंदर फ्री एक्सेस मिलेगा। हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वो इसी तरह के हैं, एक बैच के बारे में बात नहीं करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सीजन्स। खैर, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ये मेल आईडी है, और इंस्टाग्राम पर हमसे डीएम कर भी कोर्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं। सो आई होप कि पढ़ाई सही चल रही होगी, अच्छी पढ़ाई करते रहो, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।